सबसे पहले स्टूडेंट आपको पहली वजह समझनी है कि एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस की जो सबसे पहली वजह थी वो क्या थी, समझो। सबसे पहली वजह थी, इस सिस्टम को स्टूडेंट्स क्या कहा गया, इस सिस्टम को कहा गया था लैंड रेवेन्यू सिस्टम। इस सिस्टम को क्या कहा गया था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम। देखो अब जो ब्रिटिशर्स थे उनको क्या चाहिए था, उनको चाहिए था एक तरीके से, उन्होंने, मैंने आपको बताया ना क्राउन रूल, तो क्राउन रूल की वजह से उन्होंने कहा भैया आप देश पे रह रहे हो, आप काम कर रहे हो, तो आप हमें क्या दोगे, टैक्स। जैसे आज हम टैक्स देते हैं, उस टाइम पे उसे क्या बोला जाता था, लगान दोगे। इंडियन से बोला गया कि तुम जो भी काम कर रहे हो उसका तुम हमें लगान दोगे। तो वो जो लगान का सिस्टम था, अब लैंड रेवेन्यू क्यों कहा गया, क्योंकि उसमें मेनली एग्रीकल्चर एक बिजनेस है, तो एग्रीकल्चर के थ्रू जो भी आएगा उससे तुम लगान दोगे, तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम। तो स्टूडेंट ये जो सिस्टम था ये वैसे तो 3 तरीके से काम करता था, 3 तरीके का, मतलब जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में 3 तरीके से डिवाइडेड था। वो 3 अलग अलग कौन कौन से सिस्टम चला करते थे, 3 सिस्टम चला करते थे। जमींदारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम, महलवरी सिस्टम, ठीक है, और रियोतवरी सिस्टम। ये 3 लैंड सेटलमेंट के स्टूडेंट्स क्या थे, ये 3 लैंड सेटलमेंट के सिस्टम थे। मतलब कुछ पार्ट्स में जमींदारी सिस्टम चला करता था, कुछ पार्ट्स में महलवरी सिस्टम चला करता था, और कुछ पार्ट्स में रियोतवरी सिस्टम जो था वो चला करता था। ठीक है, ये तीनों क्या थे, ये तीनों एक सिस्टम थे जिसमें लैंड के ऊपर से लगान जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी। ठीक है, हमारे प्रेजेंट सिलेबस को फोकस करते हुए वी विल ओनली फोकस ऑन व्हाट, वी विल ओनली फोकस ऑन दिस सिस्टम, जमींदारी सिस्टम। हम बात करने वाले स्टूडेंट लैंड रेवेन्यू का कौन सा सिस्टम, जमींदारी सिस्टम। ठीक है, सबसे मैंने आपको यही सिस्टम समझना है कि जमींदारी सिस्टम क्या था, क्योंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जमींदारी सिस्टम ही है। ठीक है, अब यही सिस्टम था एक्चुअली में जिसकी वजह से फार्मर्स बहुत ज्यादा क्या हो गए, एक्सप्लॉइट हुए। अब इस सिस्टम में ऐसा क्या था जिससे कि फार्मर्स एक्सप्लॉइट हुए, वो आपको समझना है। तुरंत जमींदारी सिस्टम में क्या हुआ, जमींदारी सिस्टम में ब्रिटिशर्स ने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने बहुत स्मार्टली काम किया। ठीक है, और इस सिस्टम के अंदर उन्होंने क्या करा, उन्होंने ये सोचा कि यार अगर मैं फार्मर्स से रेंट कलेक्ट करना शुरू करूं, मतलब लगान कलेक्ट करना शुरू करूं, तो देयर आर मिलियंस ऑफ फार्मर्स। ये तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, एक एक फार्मर तक जाना, उससे लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना, ये बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, एक लेंदी काम हो जाएगा। तो उन्होंने इस सिस्टम में अपने लिए, अपने काम को आसान करने के लिए क्या किया, अपने काम को आसान करने के लिए एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप को क्या किया स्टूडेंट, स्टैब्लिश किया सबसे पहले। ठीक है, और ऐसा करने वाले जो पहले ब्रिटिशर्स थे वो कौन थे, पहले ब्रिटिशर वो थे कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस, उन्होंने इस सिस्टम को, कॉर्नवालिस अडॉप्टेड दिस सिस्टम इन 1793। कॉर्नवालिस ने इस सिस्टम को अडॉप्ट किया, और कब अडॉप्ट किया, 1793 में अडॉप्ट किया। और कैसे अडॉप्ट किया, इसको एक एक्ट पास करके अडॉप्ट किया, थ्रू, ठीक है, कौन सा एक्ट है, कोई भी सिस्टम अप्लाई करने के लिए आपको कोई एक्ट पास करना पड़ता है, तो कौन सा सिस्टम था, थ्रू परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, थ्रू परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। परमानेंट सेटलमेंट एक्ट को पास करके, ठीक है, उन्होंने क्या किया, इस सिस्टम को अडॉप्ट किया गया। अभी आगे मैं क्लियर करूंगा कि इस सिस्टम को परमानेंट सेटलमेंट एक्ट क्यों कहा गया। तो सबसे पहले हमें जो समझना है, जमींदारी सिस्टम में किसने पास किया, कॉर्नवालिस ने पास किया। कब पास किया, 1793 में पास किया। कौन सा एक्ट पास करके, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट को पास करके इस सिस्टम को अडॉप्ट किया गया। अब मैंने आपसे क्या कहा, ब्रिटिशर्स को इस बात की बहुत दिक्कत थी कि इतने मिलियंस ऑफ फार्मर्स के पास जाकर के रेवेन्यू को कलेक्ट करना, लगान को कलेक्ट करना मुश्किल हो सकता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, प्लस लेंदी तो है ही, और साथ में क्या होगा, पैसा भी खर्च हो जाएगा, तो कि सबके पास जाना, जाके कलेक्ट करना। तो उन्होंने बहुत स्मार्टली क्या किया, इस सिस्टम के अंदर
ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया। कौन सा रिलेशनशिप? उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप को स्टैब्लिश किया। ठीक है, दे एस्टैब्लिश्ड, यहां पे दे से मेरा मतलब क्या है? ब्रिटिश गवर्नमेंट। दे एस्टैब्लिश्ड अ ट्रायंगुलर रिलेशनशिप। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप को स्टैब्लिश किया। अब ये ट्रायंगुलर रिलेशनशिप जो था स्टूडेंट्स, वो क्या था वो समझते हैं जरा। ठीक है, होपफुली आपने कॉपी कर लिया होगा। मैं इसको छोटा कर रहा हूं थोड़ा सा। ठीक है, आप समझते हैं कि जो ये रिलेशनशिप था, ये ट्रायंगुलर रिलेशनशिप जो था वो था क्या? ब्रिटिशर्स ने करा सबसे पहले उन्होंने क्या करा? जो जमींदार थे, जो भी जमींदार हुआ करते थे, उनको रिकॉग्नाइज कर दिया गया एज दे आर द ओनर्स ऑफ द लैंड। ठीक है, उनको एक तरीके से क्या कर दिया गया? उन्हें एक तरीके से जैसे जो भी जमींदार हुआ करते थे उन्हें बता दिया गया कि भाई अब ये जमीनें किसकी है? ये जमीनें तुम्हारी है। उनको रिकॉग्नाइज कर दिया गया कि ये जमीनें किसकी है? तुम्हारी है। और ये जमींदारी आपको कैसे मिलती थी? ये हेरिडेटरी थी स्टूडेंट्स। मतलब अगर कोई जमींदार है और जमींदार का बेटा है तो वो भी जमींदार ही बनेगा। ठीक है, ये नहीं होगा कि कोई तुम एग्जाम पास कर लोगे और एग्जाम पास करके तुम्हें जमीन मिलेगी, ऐसा नहीं था। हेरिडेटरी था। तुम्हारे फादर, तुम्हारे ग्रैंडफादर, उनकी जमीन है, वो तुमको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी। तो ये सिस्टम उन्होंने देखा। ठीक है, तो इसमें क्या किया? इस सिस्टम ने उन्होंने एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग दैट जमींदार्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द लैंड। वो रियल ओनर्स है लैंड के। अब रिलेशनशिप क्या था? रिलेशनशिप स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके था कि यहां हो गए ब्रिटिशर्स, उसके बाद यहां हो गए जमींदार और यहां हो गए फार्मर्स। अब जो स्टूडेंट्स, ये एक लिंक आपको दिखाई दे रहा है फार्मर्स और ब्रिटिशर्स के बीच का, इस लिंक को सबसे पहले खत्म किया गया। कि मतलब ब्रिटिशर्स को फार्मर से कोई मतलब नहीं है, फार्मर का ब्रिटिशर से कोई लेना देना नहीं है। जो गवर्नमेंट उस टाइम बनी, उन्होंने कहा भैया हमें फार्मर से कोई मतलब नहीं है, फार्मर हम तक भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या? इस रिलेशनशिप में स्टूडेंट्स एक तरीके से जो जमींदार थे उसका ज्यादा ध्यान रखा गया इस पूरे रिलेशनशिप के अंदर। इसको क्यों हम बार बार इसको अपनी हिस्ट्री में जब पढ़ते हैं तो हमें क्या कहते हैं? हम इस सिस्टम को पूरी तरीके से कहते हैं एक एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम था ये, जिसमें फार्मर्स को पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट किया गया था। वो क्यों था? क्योंकि अभी आपको जब मैं इसके पॉइंट्स बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि फार्मर्स के फेवर में इस सिस्टम में कोई बात थी ही नहीं। ठीक है, अब सबसे पहले जमींदार को ये क्या क्या राइट देता था? ये जो एक्ट था, ये जो जमींदारी सिस्टम था, ये फार्मर्स को क्या क्या राइट देता था? ये फार्मर्स को सारे राइट देता था। ठीक है, फार्मर्स को ये रियलाइज करता रहा, रियलाइज्ड जमींदार्स एज ट्रू ओनर्स। ठीक है, सबसे पहले इस एक्ट ने क्या किया? इस एक्ट ने जमींदार्स को एक तरीके से क्या करा? एक तरीके से मान लिया कि तुम ही कौन हो? तुम ही ट्रू ओनर्स हो, पहली चीज। उसके बाद इस एक्ट ने क्या किया? जमींदार को पावर दी। ठीक है, किस चीज की पावर? राइट्स टू कलेक्ट रेंट, जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब है लगान। ठीक है, फ्रॉम पीजेंट्स। पीजेंट स्टूडेंट कौन होते हैं? पीजेंट्स का मतलब फार्मर्स। मतलब उनको पावर दे दी, तुमको राइट है पूरी तरीके से क्या करने की? पूरी तरीके से तुमको पावर दी जा रही है कि तुम क्या करो? तुम अपना जो भी रेंट है वो जितना मर्जी जो अब हम बोलेंगे वो तुम क्या करो? तुम कलेक्ट कर लो। और स्टूडेंट्स, ये जो लगान था, ये जो लगान चार्ज किया जाता था, इट वॉज सिंपली so high। ये स्टूडेंट्स इतना हाई था, इट वॉज नियर अबाउट, इन सम एरियाज इट वॉज 50% एंड इन सम एरियाज इट वॉज 60%। स्टूडेंट्स समझो, 50-60% फॉर ब्रिटिशर्स। ठीक है, ये जो टोटल कलेक्शन होती थी उसको कैसे डिवाइड किया जाता था? उस टोटल कलेक्शन को डिवाइड करने का क्या तरीका था? जैसे 50% है, इस 50% का 1/11 पोर्शन जो होगा, 1/11 पोर्शन जो होगा वो किसको जाएगा? इसका जमींदार को जाएगा, प्लस इसका 1/11
10th पोर्शन जो रहेगा वो सारा कौन रख लेंगे, वो सारा रख लेंगे ब्रिटिशर्स, फार्मर को कुछ मिलेगा ही नहीं। तो 1/11th पोर्शन किसको जाएगा, जमींदार को जाएगा, और पूरा 1/10th पोर्शन जो रहेगा वो किसका रहेगा, ब्रिटिशर्स का रहेगा। अब स्टूडेंट एक बात समझने की यहाँ पे कोशिश करो, 50% अगर टोटल जो भी आउटपुट ग्रो किया गया, टोटल जो फसल आई, उस फसल का क्या हुआ, अगर उस फसल का 50% जमींदार को चला गया, सॉरी ब्रिटिशर को चला गया, उसका रिमेनिंग एक पोर्शन जो होगा वो उसमें से जमींदार अपने पास भी रखेगा, क्योंकि जमींदार को भी अपने आप को खाना पीना है, कुछ तो उसको भी करना है। तो अगर मान लो 50% ब्रिटिशर ले गए, जमींदार इतना तो अच्छा होगा नहीं कि 10% रखेगा, जमींदार ने अगर 30% जमींदार ने रख लिया, अगर 30% स्टूडेंट जमींदार ने रख लिया, तो बचा कितना, केवल 20%। उस 20% में ही फार्मर को क्या करना है, उसी 20% में स्टूडेंट्स फार्मर को खाना भी है और अगले साल के लिए लगान जमा करने के लिए दोबारा क्रॉप को ग्रो भी करना है। ठीक है, आप समझ रहे हो स्टूडेंट्स? ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इससे जो फार्मर्स थे इतना ज्यादा जब वो लगान देने लग गए, तो फार्मर्स इससे इकोनॉमिकली और फिजिकली क्या हो गए, दे बिकेम वीक। इसकी वजह से वो क्या हो गए, वो इकोनॉमिकली, क्योंकि पैसा तो कहीं से बच ही नहीं रहा, ठीक है, और फिजिकली क्या हो गए, वीक पड़ गए थे, कमजोर पड़ गए थे, क्योंकि फसल जब उनके पास है ही नहीं तो इकोनॉमिकली वीक होना है, और जब खाने को भी स्टूडेंट्स नहीं बचेगा तो वो क्या हो जाएंगे, वो वैसे ही वीक बन जाएंगे। ठीक है, तो इसने फार्मर्स को पूरी तरीके से क्या कर दिया, वीक कर दिया था। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक की बात समझ में आई? ठीक है, अब यहां पे क्या था, यहां पे जमींदार को क्या करना पड़ता था, जमींदार को जब ये रेंट उन्होंने कलेक्ट किया, ये जो लगान was to be deposited by zamindars to Britishers, okay, on a predetermined डेट। ठीक है, ऑन अ प्री डिटरमिन्ड डेट। ठीक है, फेलिंग टू डू सो will immediately result in loss of their ownership rights. Therefore, it was also known as सनसेट लॉ। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, क्या हुआ इसके अंदर, इस सिस्टम में ये हुआ कि आप ब्रिटिशर्स ने क्या कहा था, ब्रिटिशर्स ने ये कहा था जो भी साल का लगान होगा तो वो प्री डिटरमिन था कि इस पर्टिकुलर डेट को, आज जैसे टैक्स होता है, आज टैक्स डिफाइंड नहीं होता कि 31 मार्च तक जो भी तुमने कहा अपना क्लोज कर देना, और 31 जुलाई तक तुम्हें क्या करना होगा, अपना जो भी टैक्स होगा वो भरना होगा। कोविड-19 को हटा दो, उस सिचुएशन को हटा दे, तो वैसे डेट क्या थी, 31 जुलाई तक आपको जो भी अपने जो भी पीछे का असेसमेंट ईयर रहा था उसका टैक्स आपको इस फाइनेंशियल ईयर में 31 जुलाई तक भरना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ब्रिटिशर्स ने भी कहा था कि भाई जो भी लगान होगा वो लगान एक प्री डिटरमिन्ड डेट को तुमको क्या करना है, उस लगान को एक प्री डिटरमिन्ड डेट को हमें आकर के सबमिट करना है। ठीक है स्टूडेंट, शाम तक, जैसे मान लो आज मान लो मैं आपसे कहता हूं कि 31 मार्च को उन्होंने बोला 31 मार्च को तुम्हें शाम तक मुझे देना है, तो अगर तुम 31 मार्च को शाम तक वो लगान ब्रिटिशर्स
को नहीं दे पाए, जमींदार अगर नहीं दे पाए तो इमीडिएटली क्या होता था, उस जमींदार की जमींदारी छीन ली जाती थी। जमींदारी छीन ली जाती का मतलब क्या था, जितना भी उसकी प्रॉपर्टीज है, जितने भी उसके राइट्स है, वो सारे क्या कर लिए जाते थे, कॉन्फिस्केट कर लिए जाते थे। ब्रिटिशर्स उनकी जमीनों को छीन लेते थे और वो जमीनें फिर किसी और पर्सन को दे देते थे, जिससे कि वो उनसे आगे अपना, क्योंकि ब्रिटिशर्स को सिर्फ अपने रेवेन्यू से मतलब था, ना उन्हें कोई फर्क पड़ता था जमींदारों से, ना उन्हें फर्क पड़ता था फार्मर से। उन्हें सिर्फ अपने जमीन, उन्हें किससे मतलब था, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट से। और वो उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या था, लगान था। तो जब ब्रिटिशर्स ने जमींदार के साथ ये पॉलिसी अपनाई तो सेम एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसी किसने अडॉप्ट कर ली, सेम एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसी जमींदार ने अडॉप्ट कर ली टुवर्ड्स फार्मर्स, दैट यू आर सपोज टू गिव अस लगान, तुम्हें हमको लगान देना है और वो लगान देना ही देना है, ठीक है। अगर तुम नहीं दोगे तो उनको मारा पीटा जाता था, ठग्स को हायर किया जाता था, ठीक है, और उनको मारा पीटा जाता था, उनकी जमीनें छीन ली जाती थी, खाने के लिए नहीं छोड़ा जाता था। मतलब हर तरीके से फार्मर को क्या किया जाता था स्टूडेंट्स, इस सिस्टम के अंदर एक्सप्लॉइट किया जाता था। अब आप एक बात समझने की कोशिश करो, एग्रीकल्चर, खेत, खेत मतलब किसान, ठीक है, खेत मतलब किसान, क्योंकि खेत पे साइंटिस्ट काम नहीं करेगा, ठीक है, खेत पे टीचर काम नहीं करेगा, ठीक है, खेत पे इंजीनियर काम नहीं करेगा, खेत किसान। जैसे अब मैं आपसे बोलूं कि बोर्ड, आप कहोगे मार्कर, मार्कर मतलब टीचर, ये सब चीजें हमारे काम किया। ये सिस्टम अगर आप स्मार्ट बोर्ड किसी साइंटिस्ट को दोगे तो वो क्या करेगा, ठीक है, अगर उनको कोई डिस्प्ले करना है, कुछ समझाना है तो एक अलग बात है, बट जब प्रॉपर्ली प्रोफेशन की बात करूं तो वैसे खेत का मतलब सीधा रिलेशन किससे, किसान से है। अब अगर किसान ही खुश नहीं है स्टूडेंट्स, तो आप सोचो खेती आपके लिए प्रॉफिटेबल बिजनेस कैसे हो सकता है। अब किसान तब खुश होता ना जब एटलीस्ट वो इकोनॉमिकली और फिजिकली कहीं से स्टेबल होता। इकोनॉमिकली वो मतलब इकोनॉमिकली वो स्टेबल है ही नहीं, क्योंकि उसके पास कुछ बचता नहीं, उसके पास कुछ बचता नहीं। और जो ये आपके जो दो लोग हैं, आपके जो ये जमींदार और ब्रिटिशर्स है, ये लोग जो थे, दे वर ओनली इंटरेस्टेड इन देयर इकोनॉमिक मोटिव। वो सिर्फ अपने इकोनॉमिक मोटिव को पूरा करने में इंटरेस्टेड थे। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि फार्मर्स किस हालात में, खेत किस हालात में है, खेतों को इंप्रूव किया जाना चाहिए। इसीलिए स्टूडेंट्स ब्रिटिशर्स के टाइम पे पूरा ओवरऑल जो एग्रीकल्चर था वो बहुत सफर कर रहा था। आप समझ सकते हैं इस बात को कि कोई भी बिजनेस स्टूडेंट तब ग्रो करता है जब उसमें टाइमली जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको डाला जाए, इन्वेस्टमेंट्स की जाए, प्लस जो उसके अंदर कमियां हैं उस चीज को क्या किया जाए, उस चीज से बाहर निकाला जाए, तभी वो सिस्टम ग्रो कर सकता है। लेकिन जब आप क्या करेंगे, जब आप उस पे काम करने वाले सबसे मेन जो टिलर, ठीक है, तो जमींदार कौन थे, ऑनर्स ऑफ द सॉइल, और फार्मर्स को क्या बोला गया, फार्मर्स को बोला गया टिलर्स ऑफ द सॉइल, ठीक है। टिलर्स का मतलब कौन होता है, वो जो वहां पे काम वाम करेगा, जो भी वहां मजदूरी होगा, तो टिलर्स ऑफ द सॉइल। तो जो जमींदार से दे वर इंटरेस्टेड इन देयर इकोनॉमिक मोटिव, ब्रिटिशर्स वर इंटरेस्टेड इन देयर इकोनॉमिक मोटिव, तो almost negligible efforts were made by zamindars and britishers to improve the agricultural or farmer status, and that is the major reason students, जिसमें मैंने अभी आपको पढ़ाया कि जो इंडियन एग्रीकल्चर था वो क्या कर रहा था, सफर कर रहा था एट द टाइम ऑफ ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो सबसे पहला जो रीजन है स्टूडेंट, आपको याद रखना, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्रीकल्चर के सफर करने की जो सबसे बड़ी वजह है, वो सबसे बड़ी वजह जो है वो क्या है, ठीक है। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई, पहला पॉइंट क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब मूव करते हैं स्टूडेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बाद नेक्स्ट सिस्टम पे, नेक्स्ट वजह जिसकी वजह से जो इंडियन एग्रीकल्चर था वो क्या कर रहा था, सफर कर रहा था, ठीक है। और वो पॉइंट हमारे पास है स्टूडेंट्स, फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ओके, देखो स्टूडेंट, मैं यहां पे क्या कह रहा हूं, फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। पहले मैंने आपको अभी थोड़े पहले ही मैंने आपको क्लियर किया था सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर और सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब मैं आपको क्लियर करूंगा कमर्शियल फार्मिंग, कमर्शियल एग्रीकल्चर, जिसमें हम कैश क्रॉप्स की बात करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, कमर्शियलाइजेशन का मतलब क्या है, किसी भी चीज का कमर्शियलाइज होने का मतलब है उस चीज को मार्केट में लेके आना, सो दैट उसको बेच के उसको लोगों को दे करके पैसा कमाया जा सके। तो कमर्शियल एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, वो एग्रीकल्चर विच इज डन टू अर्न सम प्रॉफिट, एग्रीकल्चर
डन टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें मेजरली वी ग्रो कैश क्रॉप। हम क्या करते हैं, कैश क्रॉप ग्रो करते हैं, जैसे कॉटन। ठीक है, कैश क्रॉप है, क्यों? क्योंकि कॉटन को बाय सेलिंग इन द मार्केट व्हाट यू कैन डू, यू कैन अर्न प्रॉफिट। कॉटन खाओगे तो नहीं, सबसिस्टेंस फार्मिंग तो नहीं हो सकती, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर तो नहीं है, क्योंकि उसको खाया तो जा नहीं सकता। वो क्या होगा, मार्केट में बिकेगा, ऐसा आएगा। तो मतलब कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में या कमर्शियल एग्रीकल्चर में हम क्या करते हैं, वी जनरली ग्रो कैश क्रॉप। ठीक है, तो क्या किया जाता है इसमें कैश क्रॉप को स्टूडेंट्स ग्रो किया जाता है। अब इस सिस्टम में दिक्कत क्या थी, इसमें जो प्रॉब्लम आई, वो प्रॉब्लम आई क्या? देखो स्टूडेंट्स, आप इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि जो टाइम था, ये जो टाइम था, इस टाइम पे, जिस टाइम पे ब्रिटिशर्स इंडिया में थे, 17th 18th सेंचुरी। ठीक है, मतलब लेट 17th सेंचुरी एंड देन 18th सेंचुरी एंड देन 19th सेंचुरी ऑलमोस्ट। ठीक है, तो इस सिस्टम में जिस टाइम पीरियड में ब्रिटिशर्स इंडिया में थे, उस टाइम पे वो एक एरा था जहां पे क्या हो रहा था, जहां पे पूरे वर्ल्ड में, मतलब मेनली अगर मैं बात करूं, सो एट दैट टाइम, जिस टाइम में बात करूं, किस टाइम की स्टूडेंट मैं बात करूं, जब तक पूरे ब्रिटिश टाइम इंडिया में चला। ठीक है, तो उस टाइम पे वो टाइम था इंडस्ट्रियलाइजेशन। वो टाइम था इंडस्ट्रियलाइजेशन का टाइम पीरियड। वो टाइम था किसका, इंडस्ट्रियलाइजेशन का, मेनली इन यूरोप। भाई पहले आपको पता है स्टूडेंट्स, हमारी जो ग्रोथ स्ट्रैटेजी रही, वर्ल्ड की डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी रही, वो पहले वेस्टर्न नेशन में थी, अब वो शिफ्ट होके कहां पे आ रही है, ईस्टर्न नेशंस के पास आ रही है। बट पहले वेस्टर्न नेशन से ही इंडस्ट्रियलाइजेशन का या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो शुरुआत हुआ, वो कहां से हुआ, वो यूरोपियन कंट्री, मतलब वेस्टर्न कंट्री से ही शुरू हुआ था। तो हुआ क्या, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर क्या हो रहा था, बहुत रैपिडली इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पूरे बहुत तेजी से इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ता जा रहा था। ठीक है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्रियलाइजेशन, इस इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से स्टूडेंट्स क्या था, जो इंटरनेशनल मार्केट थी, वो एक बहुत एक अच्छे प्राइस दे रही थी, किसके लिए, कैश क्रॉप के लिए। ठीक है, ड्यू टू दिस इंडस्ट्रियलाइजेशन रेट्स ऑफ कैश क्रॉप्स, जो भी कैश क्रॉप्स हुआ करती थी। अब देखो स्टूडेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हो आप, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में आपको क्या चाहिए, कैश क्रॉप्स ही चाहिए, जैसे कि कैश क्रॉप्स लाइक कॉटन, जूट, इंडिगो, ओपियम एटसेट्रा वर हाई। ठीक है स्टूडेंट्स, कि उस टाइम पे क्या था, इस इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या था, जो कैश क्रॉप्स थे, कॉटन, जूट, इंडिगो, ओपियम एक्सेट्रा, इनके जो रेट्स थे वो क्या थे, वो बहुत हाई थे। सो ब्रिटेन वांटेड कि क्या हो, कि भाई मैं इंटरनेशनल मार्केट में इनकी सप्लाई करूंगा, एंड आई wanted to become the largest supplier of these cash crops and thereby Britain can earn more money, hefty money, एक अच्छा खासा मनी जो ब्रिटेन था वो अर्न कर सकता था। और स्टूडेंट आप समझो, यूरोप, हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 18th 19th सेंचुरी की। ठीक है, और लेट 17th सेंचुरी एज वेल। तो उस टाइम पे जब हम जिस समय की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, उस समय जो ब्रिटेन था वो यूरोपियन यूनियन का ही पार्ट था। आप समझते हो ना, आज ब्रेक्सिट की वजह से यूरोप और जो आपका यूनाइटेड किंगडम है, दोनों अलग हुए हैं, ब्रिटेन अलग हुआ है। बट पहले तो जो ब्रिटेन था वो किसका पार्ट था, यूरोपियन यूनियन का ही पार्ट था। ये बात होपफुली आपको अच्छे से पता है स्टूडेंट्स। ओके, तो इसकी वजह से स्टूडेंट्स क्या हुआ, इसकी ही वजह से जो ब्रिटेन था उसमें भी इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा था। तो देखो दो वजह हो गई यहां पे अब। ठीक है, एक तो यूरोप में भी हो रही थी इंडस्ट्रियलाइजेशन, और जो दूसरी, अब यूरोप का ही एक पार्ट है कौन, ब्रिटेन, तो वो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी वो कहां पे भी हो रही थी, इन यूके एज वेल। तो व्हाट यूके वांटेड, व्हाट ब्रिटेन वांटेड इंडिगो फॉर ब्लीचिंग। आप समझते हैं स्टूडेंट,
ठीक है। देखो आज के डेट में हमारे पास बहुत सारे डिटर्जेंट्स अवेलेबल है स्टूडेंट, ठीक है। और ये डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, ये डिटर्जेंट्स बेसिकली वो होते हैं कि जिनसे हम अपने कपड़ों को बहुत अच्छे से साफ सफाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहले तो इतने डिटर्जेंट नहीं थे, तो पहले क्या था, इंडिगो, जिसे आप क्या बोलते हैं, उजाला, ठीक है, इंडिगो। सो वांटेड इंडिगो फॉर ब्लीचिंग या फिर डाइंग टेक्सटाइल्स फॉर देयर इंडस्ट्रीज, ठीक है। समझ में आती है स्टूडेंट बात। एक तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ऑलरेडी बहुत ज्यादा कैश क्रॉप्स की डिमांड थी और साथ ही साथ में ब्रिटेन को अपनी जो इंडस्ट्रीज थी, अपनी जितनी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, उन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए भी क्या चाहिए था, उन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए भी क्या चाहिए था, उन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए भी उसको इंडिगो की जरूरत थी, ठीक है। तो उसने क्या किया, ब्रिटेन ने सोचा, देखो स्टूडेंट्स इंडिगो के साथ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, इंडिगो जिस भी लैंड पे ग्रो की जाती है, इंडिगो जिस भी लैंड पे ग्रो की जाती है, इट बेसिकली मेक्स लैंड इनफर्टाइल फॉर सेवरल ईयर्स, ठीक है। काफी सालों के लिए जिस लैंड पे इंडिगो को ग्रो किया जाएगा, वो लैंड को इंडिगो पूरी तरीके से इनफर्टाइल बना देगी, मतलब किसी भी काम की नहीं, अनउपजाऊ बना देगी कि अब दोबारा तुम उस खेत पे कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने यह सोचा कि अगर इंडिगो को क्या किया गया, अगर इंडिगो को अपने देश में उगाया गया, अगर इंडिगो को अपने देश में उगाया गया तो क्या हो जाएगा भाई, ये तो बवाल मचा देगा। कैसे, क्योंकि ब्रिटेन की सारी जमीनें वो खराब कर देगा, ठीक है। तो अब ब्रिटिशर्स के सामने क्या था, ब्रिटिशर के सामने एक डिलेमा था, या तो अपने प्रॉफिट को छोड़ दो, अगर तुम प्रॉफिट को छोड़ना नहीं चाहते तो फिर क्या करो, अपनी लैंड्स को खराब करो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन बिटवीन एक रास्ता निकाल लिया, और वो रास्ता क्या निकाला, ठीक है, वो रास्ता ये निकाला, होपफुली आपने कॉपी कर लिया होगा। ओके, तो अब उन्होंने क्या रास्ता निकाला स्टूडेंट्स, उन्होंने एक रास्ता निकाला कि यार क्या किया जाए कि जो प्रॉफिट है वो भी खत्म ना हो, और प्रॉफिट खत्म ना होने के साथ साथ हमारी जो लैंड्स है वो भी खराब ना हो। उन्होंने क्या किया, उन्होंने दे ऑफर्ड एडवांस कैश पेमेंट्स to Indian peasants to grow indigo। उन्होंने कहा हम क्या करेंगे, हम इंडियन फार्मर्स को क्या करते हैं, उन्होंने इंडियन फार्मर्स को ये बोला कि हम आपको एक बहुत अच्छा कैश अमाउंट देंगे, एक बहुत अच्छा कैश अमाउंट एडवांस में देंगे, क्या करने के लिए, इंडिगो को ग्रो करने के लिए। अब स्टूडेंट्स आप ये बात समझते हो कि जो इंसान खेती करता है उसे भी चीजों का पता है, तो उन इंडियन फार्मर्स ने सिंपली डिनाई कर दिया कि हम किसी भी हालत में अपने जमीनों पे, अपने खेतों पे इंडिगो नहीं ग्रो करेंगे, क्योंकि जैसे कि आपके ब्रिटेन की लैंड खराब हो सकती है तो हमारी लैंड भी तो खराब हो सकती है। तो अगर हमने इंडिगो को अपनी लैंड पे ग्रो किया तो इससे क्या होगा, इससे तो जो हमारी जमीनें हैं वो खराब हो जाएंगी। तो अगर हम आज इंडिगो को कुछ पैसों के लिए ग्रो कर भी दे तो आगे के टाइम पीरियड के लिए हम क्या करेंगे। तो इंडियन फार्मर्स ने सिंपली क्या कर दिया, डिनाई कर दिया कि हम इंडिगो ग्रो नहीं करेंगे। तो ब्रिटिशर्स को लगा कि भाई बात अब ऐसे आनी नहीं, मानने नहीं, तभी तो हमने पॉइंट पढ़ा कि ये क्या था, ये सिर्फ कमर्शलाइजेशन नहीं था, ये फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन था। कमर्शलाइजेशन तब होता है कि जब सिर्फ ऑफर करके मान गए। जब इंडियंस ने डिनाई किया तो उन्होंने क्या करा, when इंडियंस या इंडियन फार्मर्स डिनाइड द प्रपोजल, ब्रिटिशर्स पुट, या फिर आप कह सकते हैं ब्रिटिशर्स बैंड सबसिस्टेंस फार्मिंग
फार्मिंग इन इंडिया। अब यहां से आ गया फोर्स शुरू। कैसे? क्योंकि उन्होंने कहा भाई देखो ऐसा है कि अगर तुमको क्या करना है, अगर तो तुमको खाना खाना है तो उसके लिए तुम्हें क्या चाहिए, उसके लिए कैश चाहिए। वो कहेंगे नहीं भाई हम तो सबसिस्टेंस फार्मिंग कर रहे हैं। तो ब्रिटिशर्स ने कहा आज से इंडिया में इंडियन फार्मर्स के जो डिस्ट्रिक्ट थे जहां पे इंडिगो उगाई जा सकती थी, उन डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो सबसिस्टेंस फार्मिंग थी पूरी तरीके से बंद कर दी गई कि किसी भी उस डिस्ट्रिक्ट में जहां पे जिसकी लैंड पे इंडिगो उगाया जा सकता है उस लैंड में कोई भी पर्सन सबसिस्टेंस फार्मिंग नहीं करेगा। अगर सबसिस्टेंस फार्मिंग की तो वही मारना पीटना, उसकी जमीन छीनना, उसे जान से मार देना, ये सब चीजें नॉर्मल थी उनके लिए। तो उन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स, उन्होंने इंडिया में सबसिस्टेंस फार्मिंग को बैन कर दिया। इसका मतलब है कि अब अगर सर्वाइवल चाहिए तो सर्वाइवल के लिए जब आपको क्या चाहिए, अब आपको फूड क्रॉप्स चाहिए, तो फूड क्रॉप्स कहां से मिलेंगी, फूड क्रॉप्स आपको मिलेगी मार्केट से। मार्केट से कैसे मिलेंगी, मार्केट से आपको कैश पे मिलेंगी। ठीक है, तो अगर आपको फूड क्रॉप्स चाहिए तो मार्केट में जाओ, कैश तो फूड क्रॉप लो। ठीक है, लेकिन वो कैश कहां से आएगा, वो कैश आपके पास तभी आ सकता है जब आप क्या करोगे, जब आप इंडिगो को ग्रो करोगे। तो स्टूडेंट्स इसलिए इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चाहो या ना चाहो इंडिगो तो ग्रो करना पड़ेगा। होपफुली आपको बात समझ में आई, क्योंकि यहां पे उन्होंने मना कर दिया कैश पेमेंट्स के लिए कि भाई अगर तुमने इंडिगो को नहीं ग्रो किया तो तुम्हारे पास कैश तो नहीं आएगा, और अगर कैश नहीं आएगा तो तुम मार्केट से अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी सामान नहीं खरीद पाओगे। तो या तो तुम भूखे मरो, या तो तुम भूखे मरो, या तो फिर तुम इंडिगो ग्रो कर दो। तो स्टूडेंट्स आप भी समझते हैं इस केस के अंदर कोई भी इंसान भूखा नहीं मरना चाहता। तो फार्मर्स क्या हो गए, फार्मर्स वर कंपेल्ड टू ग्रो इंडिगो ऑन देयर लैंड्स। उन्होंने इंडिगो अपने लैंड्स पे उगाई, और जिन जिन लैंड्स में जहां जहां के डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इंडिया के अंदर इंडिगो को ग्रो किया गया, ठीक है, ब्रिटिशर्स के जबरदस्ती करने के वजह से वहां की जमीनें क्या हो गई, वहां की जमीनें इनफर्टाइल हो गई, और इंडियन एग्रीकल्चर क्या हो गया, इंडियन एग्रीकल्चर सफर करने लग गया। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या हो गया, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा, हमारे पिछड़े होने का। पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि हमारा इंडियन एग्रीकल्चर पिछड़ा था, क्यों, क्योंकि जमींदारी सिस्टम की वजह से सारा का सारा जो इन्वेस्टमेंट्स का अमाउंट था वो ब्रिटिशर्स छीन लेते थे। दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा, दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर में क्या किया गया था, हमको फोर्स किया गया था एग्रीकल्चर करने के लिए, कौन सी, कमर्शियल। और कमर्शियल भी ठीक थी, लेकिन जब इंडिगो के लिए कहा गया तो इंडिगो ने लैंड ही नहीं छोड़ी। जब लैंड बचेगी नहीं तो मैं खेती कहां से करूंगा। तो दो रीजन ये हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं नेक्स्ट जो रीजन है हमारे एग्रीकल्चर के पिछड़े होने का, वो क्या था, वो है स्टूडेंट्स पार्टीशन ऑफ इंडिया। पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। आप जानते हैं कि 1947 के अंदर ही इंडिया पाकिस्तान का डिवीजन भी हुआ स्टूडेंट। अब जब ये जो डिवीजन हुआ स्टूडेंट्स, इस डिवीजन की वजह से क्या हुआ, इस डिवीजन की वजह से इंडियन एग्रीकल्चर को एक बहुत एडवर्स इंपैक्ट देखने को मिला। अब वो एडवर्स इंपैक्ट देखने को क्यों मिला, क्योंकि स्टूडेंट जब इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन हुआ तो एक बहुत हाईली इरिगेटेड एंड फर्टाइल लैंड जो थी, ठीक है, आप समझते हैं सिंध घाटी के पास बोला जाता है, तो बहुत जो पंजाब सिंध था, सिंध का पोर्शन कहां चला गया, पाकिस्तान के पास। और आप जानते हैं वहां से सिंध नदी थी, और नदी के पास का एरिया स्टूडेंट जितना भी होता है लैंड, वो बहुत बहुत उपजाऊ, बहुत इरिगेटेड लैंड होती है, बहुत फर्टाइल लैंड होती है। तो वो किसके पास चली गई, वो चली गई पाकिस्तान के पास। तो हाईली इरिगेटेड एंड फर्टाइल लैंड जो थी वो किसके पास चली गई, वेंट टू पाकिस्तान। अब आप समझ सकते हो स्टूडेंट, पहले तो ये इंडिया का पार्ट था। जब ये इंडिया का पार्ट था तो मतलब इंडिया का जो एग्रीकल्चर था वो डेफिनेटली फ्लरिश कर रहा था। लेकिन जब आप अपने लैंड का एक बहुत बड़ा पोर्शन जो किसको दे देते हो, जो आप दूसरे किसी कंट्री को दे देते हो, तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपका तो बैकवर्डनेस आएगा ही आएगा। और साथ ही साथ में स्टूडेंट आप जानते हैं हम क्या बोलते हैं, ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान समझते हैं ना कौन है, ईस्ट पाकिस्तान इज नाउ बांग्लादेश।
बांग्लादेश, अब ऑब्वियसली बात है तब तो पहले वो भी इसका ही पार्ट था। बांग्लादेश पूरे वर्ल्ड में आज उस टाइम से भी और आज की डेट में भी जो सबसे ज्यादा फेमस है, वो एक तरीके से उसकी मोनोपोली थी। मोनोपोली किसके मामले में? मोनोपोली इन जूट। वहां से आने वाला जो जूट और कॉटन है स्टूडेंट्स, वो पूरे वर्ल्ड में बहुत बहुत ज्यादा फेमस था। आप कह सकते हैं मोनोपोली है। इतना फाइन क्वालिटी का जो कॉटन और जूट है जो मिलता है बांग्लादेश के अंदर, वो दुनिया में कहीं नहीं मिलता। ठीक है, मलमल, मलमल समझते ना, आपने मलमल का नाम सुना है, वो मलमल बांग्लादेश से ही आता था। ठीक है, तो पहले वो किसका पार्ट था? इंडिया का पार्ट था। लेकिन पार्टीशन के बाद सब बिखर गया। जब सब बिखर गया तो इंडिया का जो एग्रीकल्चर था, इसकी वजह से भी स्टूडेंट्स क्या कर रहा था? सफर कर रहा था। तो स्टूडेंट्स दीज वर द मेजर रीजंस। ये क्या थे? ये कुछ ऐसे मेजर रीजंस थे स्टूडेंट जिसकी वजह से जो इंडियन एग्रीकल्चर था वो क्या कर रहा था? वो सफर कर रहा था। ठीक है, होपफुली स्टूडेंट्स आपको जितने भी पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग योर एग्रीकल्चर आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, एक पॉइंट और आप समझ सकते हो, स्कैर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। स्कैर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, जैसा कि मैंने जमींदारी सिस्टम में ही आपको क्लियर कर दिया कि जो फार्मर्स थे, जो टिलर्स थे, मतलब एक तरीके से उस टाइम पे जो टिलर्स थे, ठीक है, दे वर हैविंग नथिंग मच। ठीक है, विद देम इवन फॉर सर्वाइवल, उनके पास तो खाने के लिए नहीं था, तो वो इन्वेस्टमेंट तो क्या ही करते। और अल्टीमेटली दो लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, एक तो ब्रिटिशर्स और एक जमींदार। और जमींदार्स एंड ब्रिटिशर्स वर ओनली बिहाइंड देयर सेल्फ मोटिव ऑफ इकोनॉमिक मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। उनको सिर्फ उस बात से मतलब था, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था लैंड का स्टेटस क्या रहेगा। तो जब किसी भी काम में इन्वेस्टमेंट नहीं होगी स्टूडेंट्स, तो बिना इन्वेस्टमेंट के तो वो काम जो है वो क्या करेगा? वो सफर करेगा ही करेगा। राइट स्टूडेंट्स, तो ये सारी बातें थी जो क्या थी, जो इंडियन एग्रीकल्चर को एक बहुत ज्यादा क्या बनाती थी? बैकवर्ड स्टेट के तौर पर बनाती थी। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यही क्या था? यही कुछ पॉलिसीज थी स्टूडेंट्स जो ब्रिटिशर्स ने अडॉप्ट की इंडिया के अंदर, ये पॉलिसीज, जिससे कि क्या हुआ? जिससे कि इंडिया सफर कर रहा था। स्टूडेंट इनफैक्ट अगर हम एक मतलब इसी में एक टॉपिक को समझे, इसी में एक पॉइंट को हम समझे, तो एक पॉइंट हमारे पास क्या आता है? एक पॉइंट हमारे पास आता है कि जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, उन्होंने जो पॉलिसीज को अडॉप्ट किया उससे क्या रहा? तो इसको हम क्या बोलेंगे? यहां से हमें देखने में समझ में आता है, इट वॉज नथिंग बट लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश रूल। ठीक है, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश रूल। ठीक है, कैसे? क्योंकि मैंने आपको समझा दिया कि पूरी की पूरी जो उनकी पॉलिसीज थी स्टूडेंट, वो किस तरीके की थी? वो इस तरीके की थी जिससे कि क्या होगा? जिससे कि आपका जो एग्रीकल्चर है वो क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ सफर करेगा, या बाकी जितनी भी चीजें जो आगे हम पढ़ने वाले हैं।